क्योंकि आज सोने गया तो इस पार्टी में, सुबह उठा तो उस पार्टी में। ईमान नहीं बचा है। लेकिन नेता बनने के पहले ये क्यों नहीं देखा जाता कि आप कितने शिक्षित हैं? क्योंकि इस लड़ाई में हमेशा हमने यही देखा है कि लक्ष्मी की जीत होती है और सरस्वती की हार हो जाती है। अगर थोड़ी सी पावर आएगी तो मैं जनता की ज्यादा मदद कर सकती हूँ। सर पर भागवत गीता लेकर घूम रहे हैं प्रचार करने के लिए कि हम तो भाई धर्म के बड़े ठेकेदार हैं। मैं बोल रही हूँ ना, अच्छे लोग आए हैं, आपके पास ऑप्शन है। आप देखिए, आप कैंडिडेट को देखिए, पढ़ा लिखा है, कितना उसका एक्सपीरियंस है। को नहीं चुनती है तो ऐसे में जनता की बड़ी भूल होगी। जरूर होगी। फिर जनता को रोना नहीं चाहिए। फिर हमेशा के लिए फिर ये मान लो कि भाई पॉलिटिक्स एक गंदी चीज है, ये पढ़े लिखों का काम नहीं है, ये गलत है। ये पढ़े लिखों का ही काम है। ये बोल करके पढ़े लिखे लोगों को दूर रखा जाता है। इससे बच्चे खेल नहीं सकते। वहाँ खेलेंगे, आंटी को बॉल लगेगा, आंटी चिल्लाएगी, कहाँ खेलेंगे। पार्टी या चिन्ह को देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, व्यक्ति को देखिए, काम व्यक्ति करेगा। तो ग्राउंड लेवल इलेक्शन, तो ग्राउंड वर्क देखिए। बाहर के नेता यहाँ पर जादू नहीं घुमा पाएंगे छड़ी, क्योंकि सीएम आने वाले हैं यहाँ पर प्रचार करने के। चुन के लाना सीएम का काम नहीं है, पार्टी का काम नहीं है, जनता का काम है। यही जनता नहीं समझ सकी कि पूरी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा पावर जनता के हाथ में। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आदित्य सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं वसई पूर्व के प्रभाग क्रमांक 22 में उपस्थित हूँ। मेरे साथ प्रभाग क्रमांक 22 क की निर्दलीय उम्मीदवार है जिनका नाम नीता प्रसाद है, डॉक्टर नीता प्रसाद। ये एक ऐसी उम्मीदवार है जिन्हें निश्चित ही नगर सेविका बनना चाहिए। इनसे मिलने के बाद में मुझे ये लगा, हालांकि मेरी इनसे पहली मुलाकात रही, लेकिन ये मुलाकात काफी बेहतरीन रही। जिस तरीके की ये सोच रखती हैं, जिस तरीके से ये शिक्षित हैं, ना सिर्फ साक्षर है बल्कि ये शिक्षित है, इस आधार पर ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। लेकिन अक्सर होता ऐसा है कि जो पार्टी वाले होते हैं ऐसे लोगों को नजरअंदाज करते हैं और जिसके चलते इन्हें निर्दलीय अपनी उम्मीदवारी भरनी पड़ती है। इन्होंने नामांकन तो कर दिया है, मैदान पर उतर चुकी हैं, लेकिन जनता कितना साथ देती है ये सब कुछ देखना होगा। बात करेंगे सबसे पहले नीता प्रसाद जी से। सबसे पहले नमस्कार मैडम। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसा जोश है? बहुत ज्यादा हाई। किस पार्टी में रही हैं आप पहले? मैं शिंदे गठ में थी और 4 महीना पहले मैंने उसमें प्रवेश लिया। उसके पहले? उसमें मैं किसी पार्टी के साथ सक्रिय तौर पे मैं नहीं जुड़ी थी, लेकिन हाँ, मतलब भाजपा के लोगों के साथ मेरा संबंध था। कभी हमारी बातचीत हुआ करती थी, कुछ भी सपोर्ट लगता था तो मैं दिया करती थी। आपको उम्मीदवारी की ऐसी इच्छा थी कि आप भी इच्छुक थी, आपको भी लड़ना था? मुझे कभी ऐसी इच्छा हुई नहीं, क्योंकि मैं अपने लेवल पे सोशल वर्क तो मैं 28 साल से यहाँ पे करती आ रही हूँ। लेकिन अब इस पड़ाव पे आके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर थोड़ी सी पावर आएगी तो मैं जनता की ज्यादा मदद कर सकती हूँ। क्योंकि कहीं कहीं पे मुझे ऐसा आके लगा कि एक ऐसा स्टेज आ गया है, सैचुरेशन आ गया है। अब इसके आगे मैं इस बंदे को हेल्प नहीं कर सकती हूँ, लेकिन गुंजाइश है हेल्प करने की। तो ये सोच के साथ मैं इसमें उतरी हूँ। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कहना था कि अगर पढ़े लिखे लोगों ने अगर पॉलिटिक्स को दुर्लक्ष्य किया, इसके तरफ ध्यान नहीं दिया, तो फिर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या अंगूठा छापे, उनके बनाए हुए पॉलिसीज पे हमें चलना पड़ेगा। तो वो सोच मैं भी रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए, जिला को चलाने के लिए आईएएस ऑफिसर चाहिए और देश चलाने के लिए कोई मापदंड ही नहीं है। और हमें डराया जाता है कि ये गंदी चीज है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। ये करके अच्छे लोगों को हमेशा इससे दूर रखा जाता है। जब अच्छे लोग उसमें जाएंगे तो ये गंदी कहाँ से रह जाएगी। तो मेरा ऐसा सोच है और इसी को बढ़ावा देने के लिए मैं खुद इतनी पढ़ी लिखी हो करके मैंने ये फैसला लिया है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए और किस तरह से काम होता है ये मुझे भी देखना है कि काम क्यों नहीं होता है। निश्चित ही इस बात की ग्लानि मुझे भी रही है, ये बात अक्सर मुझे भी खटकती रही है कि किसी भी फील्ड में जाने से पहले आपकी शिक्षा को, आपकी काबिलियत को नापा जाता है, देखा जाता है। लेकिन नेता बनने के पहले ये क्यों नहीं देखा जाता कि आप कितने शिक्षित हैं, क्या शिक्षा पॉलिटिकल विषय है उससे रिगार्डिंग आपको कितनी नॉलेज है। तो यही इसी से निराश होकर आप भी इसमें कदम रख रही हैं, आप बता रही हैं। लेकिन क्या लगता नहीं है आपको, आप अपक्ष लड़ रही हैं, ऐसे में लोगों का साथ मिल पाए? जी, पार्टी का सिंबल जो होता है वो बड़ा काम कर जाता है कई बार। नहीं, मेरा सोच ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो मुकाबला है ये किसी पार्टी के साथ नहीं है। ये ग्राउंड लेवल का इलेक्शन है। तो मेरा जो मुकाबला व्यक्ति के साथ है और यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि मुझसे बहुत एटलीस्ट महिला में कोई ऐसा हो जो इस लोकल लेवल पे 28 साल से सोशल वर्क से जुड़ा। तो मेरा जो यूएसपी है वो मेरा काम है, वो मेरा कर्म है और उस पर मुझे पूरा भरोसा है। निश्चित ही जो महिला उम्मीदवार हैं यहाँ पर, उनकी शिक्षा के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक बार आपकी शिक्षा क्या रही है एक बार मैं जरूर जानना चाहूंगी। मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस बीसीएस। उसके बाद मैं एमबीए हूँ ऑपरेशंस रिसर्च एंड सिस्टम्स मैनेजमेंट में, और मैं पीएचडी हूँ
मैनेजमेंट में। मेरे पेपर्स दुबई और बैंकॉक दोनों के कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट प्राइज जीते हैं। रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कैसे एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि मैं 25 साल से मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट था, और आपको पता है इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एजुकेशन सिस्टम पैरेलल चलता है। यानी कि अगर 48% बाहर गवर्नमेंट की स्कूल उठा रही है, तो बाकी का जितना 52 है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उठा रहे हैं। तो हम किसी को भी कम ज्यादा नहीं बोल सकते। तो मतलब कितना और हमारे गवर्नमेंट के शिक्षा प्रणाली में हमें अपग्रेडेशन करने, तब जाके प्राइवेट कोचिंग्स जो है, जो आज पूरा पैसे का बाजार है। एजुकेशन क्या बन गया आज? शिक्षा को व्यापार बना दिया है। तो अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, तो अपने आप ये पैसे का बाजार जो ये खत्म हो जाए। क्योंकि इस लड़ाई में हमेशा हमने यही देखा है कि लक्ष्मी की जीत होती है और सरस्वती की हार हो जाती है आज की व्यवस्था में। जी। तो आप उस अवस्था को बदलना चाहती हैं जी। अभी क्या लगता है लोग आपको क्यों चुने? आप पहली टर्म है यहाँ पर, नगर सेवक बनने के लिए आप उम्मीदवार बनी है, लोग आपको क्यों चुने? ऐसा क्या करेंगी अगर आप जीत कर आएंगी? आपका विजन क्या है यहाँ के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के? जी, एक तो यहाँ के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वो मेरे साथ जुड़े ही हैं। कभी किसी चीजों में मदद, वो हेल्थ का हो, हम लोग यहाँ पे पहले थे जिसमें कैंसर अवेयरनेस करके लेडीज को हमने ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कैंसर का टेस्ट करवाया है। वो डरती है कि कुछ निकल आएगा, तो मैंने कहा इसीलिए तो करना है कि अगर कुछ निकल आया तो उसका इलाज है समय से पहले, अगर पता चला तो वो काउंसलिंग करना हेल्थ में। फिर हमारा वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ कैंपेन अक्सर लोग जो है वो लगाते हैं अक्सर लोग, लेकिन इस तरह की कैंसर रिगार्डिंग जो चीजें होती हैं ये अवेयरनेस फैलाते नहीं फैलाते। चश्मा बांटअप हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया, ये सारी चीजें होती रही। हम लोग टेस्ट कराने के पहले 15 दिन पहले हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है कि आपको क्यों करवाना है। और उसके बाद ये नहीं कि सिर्फ एक दिन बैनर डाला और वैन बुला ली और जितने लोग आए सके। 300 लेडीज का हमने यहाँ पे टेस्ट खाली लिंक रोड, बसंत नगरी, रिवरसाइड में किया। तो ये क्षेत्र से भी लोग जुड़े हैं। एजुकेशन में तो मैं थी, मैंने कहा मेरा इंस्टीट्यूट था, 25% सीट्स फ्री में हम पढ़ाते थे, जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पाते थे उनको। कोविड काल में भी हमने बहुत काम किया है। ई श्रम कार्ड जब पहली बार निकला, 1500 ई श्रम कार्ड हमने बनाए हैं। गरीब मेड्स होते हैं, रिक्शा वाले होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं, जिनका कोई भी ESIC या इनकम टैक्स वगैरह कोई बेनिफिट नहीं होता है उनको, तो ऐसे लोगों के लिए ये कार्ड निकाला गया ताकि सरकार उन तक पहुंच सके। इसके बारे में भी किसी को मालूम नहीं है। अब लगे लगे हाउस वाइफ कमाने वाले भी ई श्रम कार्ड बना रहे, तो हम लोगों ने जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है उनका हमने बना के दिया। ठेले वालों को अपने स्वनिधि रोजगार का जो उनको ये मिलता है, अमाउंट मिलता है लोन का, वो हमने दिलाया। वय वंदना कार्ड जो 70+ वालों के लिए है, उसकी भी ऐसी लूट मच गई कि उनको कहा जाने लगा ये राशन कार्ड बदलो, 1000 रुपया दो, 1500 रुपया दो और वो 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, जबकि वो सिर्फ आधार कार्ड पे बनता है। हमने 100 रुपए में करीब 2000 लोगों को वय वंदना कार्ड भी हमने बना के दिया। और ये सिस्टम जो राशन, ये जो योजनाएं आप बता रही है अक्सर लोग जानते भी नहीं है, जागरूक नहीं है। नहीं, उनको पता ही नहीं है। तो मेरा वो है कि जो भी ऐसा अच्छी चीजें हैं उसको मैं पहले खुद स्टडी करती हूँ, फिर मुझे पता चलता है कि इसके नाम पे कितना लूट मचा करके ये लोग कार्ड्स बना रहे हैं। हम उसका एकदम नॉमिनल जो प्रिंटिंग चार्जेस आती है उतनी लेकर के हम देते हैं। अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, क्योंकि सो कॉल्ड अभ्यासु लोगों से बहुत मुलाकात हुई है मेरी, लेकिन जेन्युइन जो अभ्यासु है उससे मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कम मिल पाते हैं लोग, उनमें से आप एक रही। यार आप जो कह रही हैं कि आपके लिए ये लड़ाई आसान लग रही है, अभी आप लोगों के बीच में उतर रही हैं, तो क्या समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा, लोग खुश हैं। मैं सबको कहती हूँ कि आप बोलते हैं किसको दें, सब तो ऐसे हैं। आज मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको, मैं हूँ आपके सामने। अब आप नहीं ये बहाना कर सकते कि अच्छे लोग तो आते ही नहीं है। अच्छे लोग आ रहे हैं, चुनिए आप। मौका दिया है क्या आपको। क्यों आपकी पार्टी ने आपको क्यों नहीं चुना? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन के आरोप हैं, या और तमाम प्रकार के नाना प्रकार के आरोप हैं। मैं एक एक आरोपों को नहीं गिना पाऊंगी निश्चित ही, लेकिन उसके बावजूद 2 दिन पहले आए हुए लोगों को पार्टी टिकट देती है। आपके जैसे लोगों को क्यों नजरअंदाज किया गया? क्या देखिए, अपना अपना विचार है, पर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, संसार चलाने के लिए भगवान ने इंसान को बनाया और उन इंसान का साथ देने के लिए और भी इंसान बनाए, पर शायद इंसान को कठपुतलियों की जरूरत। इस सोच को बदलेंगी आप? सोच तो नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन कठपुतली तो नहीं बन सकती। कठपुतली भी नहीं बन सकती हूँ। लड़ेंगी? लड़ूंगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी मैं। यस। जिस तरीके से आप कह रही हैं कि आप लड़ेंगे, आपके सामने बड़े धुरंधर पड़े हैं। कोई धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई किसी चीज के नाम पर वोट मांग रहा है, देखकर बड़ा तकलीफ भी होता है। ठीक है, अच्छी बात है, धर्म को मानना चाहिए, लेकिन विकास नाम पर ढकना नहीं चाहिए। देखिए, अभी आपने धर्म की बात निकाली है, मैं कर्म पे लड़ूंगी। रही धर्म की बात, धर्म सबका है। मैं खुद धार्मिक हूँ, मैं कवियत्री हूँ, लेखिका हूँ। भगवत गीता का चैप्टर नंबर 12 भक्ति योग मैंने खुद ट्रांसलेट किया है हिंदी में, सारे वर्सेस के एक आम आदमी को भी अगर आप पकड़ा दो, वो पढ़ के समझ जाएगा कि ईश्वर से कैसे जुड़ना है। ये जो भागवत सप्ताह होते हैं, कौन जाता है उसमें?
जो ऑलरेडी जिसको इंटरेस्ट है। उनका क्या, जिनको पता ही नहीं कि भगवत गीता क्या है, जिनकी जिंदगी में इतनी तकलीफ लेकिन आज आप देखेंगी कि वही लोग सर पर भागवत गीता लेकर घूम रहे हैं प्रचार करने के लिए कि हम तो भाई धर्म के बड़े ठेकेदार हैं। कोई ठेकेदार नहीं होता है धर्म, कोई भी धर्म का ठेकेदार नहीं है। भगवान एक ही है, वो ऊपर वाला है, और उसी की कृपा होगी जो आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। क्या लगता है लड़ाई आसान है? फिर मैं वही पूछूंगी क्योंकि आपके प्रभाग 22 में आप निर्दलीय हैं। अभी जो पैनल बनाया गया है उसके आधार पर ये लड़ाई बड़ी कठिन। तो देखिए लड़ाई हालांकि चिन्ह आपका दूरबीन है, दूर दृष्टि आप रख रही हैं, इस हिसाब से बड़ा अच्छा आपको चिन्ह भी मिला है, लेकिन क्या जीत पाएंगी आप? मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ग्राउंड वर्क का काम किया। 28 साल कम नहीं होते, 28 साल बहुत होता है काम करने के लिए। 28 साल का काम है, लोगों में पहचान है, और मैं कोई नया चेहरा नहीं हूँ। होता है कि जब आप बहुत लोगों को जो सफल हो चुके हैं, जो पॉलिटिक्स में होते हैं, तो उनके साथ कुछ निगेटिविटीज भी नेचुरली जुड़ती जाती है। तो मैं एक तरह से पॉलिटिक्स में एक फ्रेश फेस हूँ, तो उसकी एक बेनिफिट मुझे लगता है कि मुझे मिलेगा, और मेरे कर्मों का जो काम का है वो तो है। प्रभाग नंबर 22, इसमें बहुत खिचड़ी पकी, अंदर खाने जो है बड़ी चर्चाएं लगा कि ऐसे अंदर खाने हो रही हैं, लेकिन वो बाहर खाने बहुत विकराल रूप में फैली हुई। भाजपा के कार्यकर्ताओं में टिकट वितरण को लेकर जो हुआ वो सबने देखा, जग जाहिर है। जी। तो उस बीच में क्या लगता है आपको? उस बीच में ऐसा मुझे लगता है कि मिस पार्टी में भी कुछ लोगों की नाराजगी है, और नेचुरली पार्टी में भी थोड़ी उथल पुथल हुई है। और क्या है कि अभी कुछ पार्टियों का मैं क्या बोलूं, ये तो ऐसा हो गया कि अभी मैं इन्फोसिस में काम करता था, अब मैंने TCS ज्वाइन कर लिया है। या इसका बेटा कौन था, अकबर का बेटा कौन था, इसका बेटा कौन था, तो पहले मैं कहाँ था, फिर मैं कहाँ था, फिर मैं कहाँ था। तो मेरा है कि लॉयल्टी जो है पार्टी के साथ नहीं, एजेंडा के साथ। आज का जो युग है, हमें किसी भी पार्टी के साथ लॉयल्टी नहीं दिखानी है, हमें पार्टी के एजेंडा के साथ लॉयल्टी दिखानी है, जो व्यक्ति विशेष है उसके साथ, कि वो क्या काम कर रहा है। पार्टी अभी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आज सोने गया तो इस पार्टी में, सुबह उठा तो उस पार्टी का तो कुछ यही नहीं, ईमान नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। इट जस्ट कॉर्पोरेट लाइक हो गया, जैसे कॉर्पोरेट है ना, इंजीनियर्स काम करते हैं, ये कंपनी में काम किया, अब उसमें थोड़ी सी हाइक मिल गई, ये छोड़ के उधर गए, वही चल रहा है। और क्या चल रहा है? इस तरीके से आप कह रही हैं इन चीजों को। यहाँ पर इसी प्रभाग में एक निर्दलीय पैनल भी लड़ रहा है, जो यहाँ के नगर सेवक रह चुके हैं, किरण गोयर, उनका पैनल लड़ रहा है। आप इससे पहले उनकी सूचक भी रह चुकी हैं, उनको भी टिकट नहीं मिला, आप क्यों नहीं उनका ही साथ दी? आप भी मजबूत होती, वो भी मजबूत होते। जी ऐसा है कि वो फिर आप उनसे ही पूछिए, क्योंकि उनका पैनल बना तो मुझे भी खबर आई कि पैनल बना, तो मुझे तो कभी पूछा नहीं गया, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है, वो तो वही बता पाए। मैं भी उनकी वो जो टीम है, वो लोग साथ में बीजेपी में थे सब लोग, तो एक बॉन्डिंग होती है, एक टीम वर्क उनका चलता होगा। मैं उस टीम वर्क में कभी थी नहीं उनके साथ, सूचक थी वो अलग बात है 2015, लेकिन उसके बाद तो पार्टी में मैं सक्रिय कभी थी नहीं। तो उनकी एक टीम हो जाती है, वर्किंग बॉन्डिंग होगा, तो वही इसका जवाब दे पाएंगे। आपने दूसरी पार्टी क्यों नहीं चुनी? क्योंकि चिन्ह मिलने के बाद में लड़ाई काफी आसान हो जाती है, और आपके जैसे चेहरों को चुनकर आना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको हर संभव कोशिश करनी चाहिए थी। मुझे लगता है किसी पार्टी का दामन थामना चाहिए। मुझे लास्ट तक जो है, एकदम अंतिम समय तक यही हो रहा कि आपको टिकट मिल रही है शिंदेगढ़ से, आप पेपर सारे रेडी रखिए, आपके लिए गुड न्यूज है। ये सारे कॉल्स मुझे आते रहे अंत तक, तो इसलिए मुझे कहीं कुछ जाने का था नहीं। और जब एकदम से जब हो गया कि नहीं मिलेगा, तो फॉर्म भरने में भी बहुत कम दिन बचे, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कभी मैं घड़ी घड़ी यहाँ जाके वहां जाऊँ, सब जगह कैंडिडेट फाइनल हो चुके थे, और वो अच्छा भी नहीं लगता कि वो टिकट के लिए फिर मैं यहाँ दर दर भटकूं। तो मैंने बोला भाई यहाँ पे हम रुके हुए थे, अब यहाँ से नहीं हो गया है, और मुझे तो मेरा जो फोकस है वो मुझे करना है, तो मुझे तो उस राह पे चलना है, तो मैंने निर्दलीय कर दी। मछली की आंख पर नजर है। एग्जैक्टली। तीर चलाएंगी जरूर, निशाना बैठेगा, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे, कोशिश पूरी करूंगी, हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानूंगी, ताकि जनता ये ना बोले कि इसमें अच्छे लोग नहीं आते, अच्छे लोग नहीं जाना। आज मैं बोल रही हूँ ना, अच्छे लोग आए हैं, आपके पास ऑप्शन है। आप देखिए, आप कैंडिडेट को देखिए, पढ़ा लिखा है, कितना उसका एक्सपीरियंस है, उसके काम करने का। देखिए, एजुकेशन का फर्क पड़ता ही है। आप वही काम एक एजुकेटेड से करवाइए, और एक जो कम एजुकेटेड है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उससे करवाइए। आपको अनपढ़ से करवाइए, आपको उसमें फर्क पड़ने ही वाला। निश्चित ही। तो अब आपका जोश, क्या लगता है जनता साथ देगी? जोश तो हाई है। यस हाई। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई ऊपर से नहीं हम सपोर्ट कर सकते हैं, अंदर से हम हैं, अंदर से आपके साथ जी। जनता अगर सपोर्ट और कर भी रहे हैं, ऐसे मतलब मुझे इस तरह की सपोर्ट आ रही है। आप समझ लीजिए कि आज आप भी जो मेरे सामने बैठी हैं, ये किसी का सपोर्ट से ही आप यहाँ पे आई है। मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने आपको रीच आउट करने की कोशिश की है,
आपको भी हम जो मिले हैं ना, आप समझिए ये भी किसी ने अंदर से सपोर्ट ही किया है कि नहीं, मेरे वो को तो- कि मेरी बातें जो है वो वहाँ पे पहुंचे। तो इसी तरह से हर जगह से हर चीज में मैडम आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या चाहिए, आप बस बोलो, हम हैं आपके साथ। हम खुल के नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम हैं अंदर से। कुछ लोग खुल के आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ सकते। लेकिन अगर जनता आपको नहीं चुनती है तो ऐसे में जनता की बड़ी भूल होगी ये लगता जरूर होगी। फिर जनता ने रोना नहीं चाहिए, फिर जनता को रोना नहीं चाहिए, फिर हमेशा के लिए फिर ये मान लो कि भाई पॉलिटिक्स एक गंदी चीज है, यहाँ लेडीज को जाना नहीं चाहिए, ये पढ़े लिखों का काम नहीं है। ये गलत है, ये पढ़े लिखों का ही काम है। ये बोल करके पढ़े लिखे लोगों को दूर रखा जाता है इससे। तो ये षड्यंत्र को समझना पड़ेगा, डराया जाता है, अरे उधर आपके लिए नहीं, उधर तो सब गंदगी होती है, उधर तो सब ये है, पैसा लगता है इलेक्शन लड़ने में। क्या पैसा लगता है, क्यों पैसा लगता है, मुझे तो आज तक नहीं समझा। क्यों खिलाना है भाई किसी को, खर्चा है ना, करेंगे ना, बैनर का खर्चा है वो करेंगे, जो लेडीज रखेंगे प्रचार के लिए भाई पर डे उनका जो पेमेंट होता है वो देंगे। कितना खर्चा होता है, जो बड़ा बड़ा खर्चा गिना रहे, क्यों गिना रहे, किसी को खिला पिला रहे हैं क्या, क्या बात। तो इन सब चीजों से डराया जाता है ताकि जो एक आम इंसान है वो नहीं आ पाता। नगर सेवक के क्या मायने हैं आपके लिए? नगर क्योंकि सेवक, नल, हाँ। गटर और सड़क, बिल्कुल यही नहीं, मैंने अब तक सुना है। ये आपने अब तक सुना है, लेकिन ये बेसिक कम्युनिटीज है। अब ये करने के बाद आप चुप बैठ जाएंगे। अभी ये एरिया है मेरा वसंत नगरी का, यहाँ पे समस्या ही नहीं है, ओपन ड्रेनेज है ही नहीं यहाँ पे। ओके, दूसरा पानी 24 आवर्स आता है, बिजली भी अच्छी है, तो हम चुप बैठेंगे? नल गटर समस्या है ही नहीं, तो नगर सेवक चुन के आने के बाद में अपने कार्यालय या घर पे बैठेगा? बिल्कुल नहीं, क्यों बैठेगा भाई। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा सा हाईटेक लाइब्रेरी नहीं हमारे में, उसको वेस्ट तक जाना पड़ता है, तो वो एक बच्चों के लिए होना चाहिए। एक्टिविटी सेंटर बच्चों के लिए भी होना चाहिए, बूढ़ों के लिए भी होना चाहिए। उनके कुछ ऐसे मेंटल एक्सरसाइज गेम्स आते हैं जिससे कि उनकी जो भूलने की बीमारी है उससे वो बच सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज हमें उनके लिए होना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम उनको प्रोवाइड करना चाहिए ताकि लेडीज घर बैठे थोड़ा सा कमा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें करना है जनता के लिए। एडवांस टेक्नोलॉजीज से आप आगे बढ़ाएंगे अपने प्रभाव। एग्जैक्टली। मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन होना चाहिए ताकि जब कभी भी कोई कमजोर है तो वो बच्चा किसी से सिर्फ बात करना चाहता है तो उस समय हमें एक हेल्पलाइन चाहिए कि कभी भी कोई अपना दुखी है, समझ में नहीं आ रहा है, उसे एडवाइस नहीं चाहिए, उसे कोई सुनने वाला चाहिए। तो इस तरह का हेल्प हमें करना चाहिए ताकि जो एक आदमी उठा लेता है ना, बोलते एक कदम उठा लेता है, कुछ पल की बात होती है, तो उससे वो बचा जा सके। बहुत सारे केसेस हुए बच्चों के जिसमें सुसाइड्स हुए हैं, लेडीज के हुए हैं। अगर हमारे पास इस तरह से मेंटल हेल्थ को अगर हम ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ इतने पे नहीं होना चाहिए, हमें एक स्टेप हायर भी जाना चाहिए। हम किसी की ग्रोथ को रोक नहीं सकते कि ये हो गया बस हो गया, नहीं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है डेवलपमेंट का। क्योंकि ये क्षेत्र ऑलरेडी विकसित है तो इन मुद्दों पर काम करना चाहिए। बच्चे खेल नहीं सकते, वहाँ खेलेंगे आंटी को बॉल लगेगा, आंटी चिल्लाएगी, कहाँ खेलेंगे। ग्राउंड है, ग्राउंड का हालत आपको पता है, लंबे समय से यहाँ की सोसाइटीज के लोग जूझ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना, वो हो गया, बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ो। यहाँ पर मेला भी लगा था जिसमें करंट फ्लो हुआ, वो जानकारी यस, जी। हालांकि उस वक्त मैं यहाँ नहीं थी, पर मुझे तुरंत यहाँ से खबर गई कि ऐसा ऐसा है, हुआ है। आप जीत कर आने के बाद इन मुद्दों पर काम करेंगी? जरूर। सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है कि लोगों को रोजगार चाहिए। कोविड के बाद हालत बहुत खराब हो गई है। हम अभी भी फैक्ट्री वगैरह से काम लाके लेडीज को वर्क फ्रॉम होम कर देते हैं। अब उसको क्या है, जब मेरे पास इतना पावर आ जाएगा तो मैं और अच्छी तरह से प्रॉपर वे में कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको एम्प्लॉयज नहीं मिलते, बहुत सारे लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिलते, तो दोनों है, जॉब प्रोवाइडर और जॉब सीकर, दोनों के बीच में एक इंटरफेस होना बहुत जरूरी है, एक ट्रांसपेरेंट इंटरफेस जहाँ पे धोखाधड़ी ना हो। इसके लिए लोगों को पार्टी या चिन्ह को देखने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, व्यक्ति को देखिए, काम व्यक्ति करेगा। तो ग्राउंड लेवल इलेक्शन, तो ग्राउंड वर्क देखिए। बाहर के नेता यहाँ पर जादू नहीं घुमा पाएंगे छड़ी, क्योंकि सीएम आने वाले हैं यहाँ पर प्रचार करने के लिए। देखिए वो तो आएंगे, ये तो मैं कह रही हूँ ना, अब ये जनता का काम है, चुन के लाना सीएम का काम नहीं है, पार्टी का काम नहीं है, जनता का काम है। जनता के जिसके हाथ में वोट है, यही जनता नहीं समझ सकी कि पूरी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा पावर जनता के हाथ में है। जिस दिन वो ये समझ जाएंगे ना, तब उनको, आज भी बहुत सारी ऐसी अफवाहें जा रही है, उनको भी पता नहीं है कि 4 लोगों को चुनना है। अभी हम लोगों ने उसकी प्रॉपर कार्ड शीट बना के सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेरे जो मेंबर्स है, घर घर जा करके। अभी ये प्रचार किया जा रहा है कि अगर आप ए में एक पार्टी को देते हैं, बी सी डी में भी उसी पार्टी को देना है, वरना आपका वोट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि अभी मैंने भी यहाँ पे अभी लड़कियों को मैं हायर कर रही हूँ, तो इंटरव्यूज चल रहे थे, उसमें एक ने बोला कि हमारे घर पे आकर के कहा, तो मैंने बोला नहीं, ये गलत है। अब हम लोग हमारे अवेयरनेस में हम ये सब समझा रहे हैं, आप किसी को भी दो, आप ए में से किसी और पार्टी को दो, बी में से किसी और को दे सकते हैं। चार अगर मशीन है तो मेरा मन करता है मैं इसमें किसी और को दबाऊं, अगले में किसी और को दबाऊं। जो व्यक्ति अच्छा है जिस पार्टी का, आप उसको दबाओ। आपको एक ही पार्टी को देना है, नहीं तो आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। इस तरह का गुमराह कर रहे हैं जनता को, तो ये गलत बात है। जागरूक करेंगे, जागरूक, जीतेंगी, जीतेंगे। विश्वास
यस यस कितना प्रतिशत? 100%। 100%। यस। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जी। चलिए, नमस्कार। नमस्कार। तो देखेंगे आप साफ तौर पर, ये थी नीता प्रसाद जो बेहद खुलकर जो इस समय की राजनीति है उस पर मुखर होकर बोलती हुई नजर आई हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि यहाँ की जनता यानी बसंत नगरी और प्रभाग नंबर 22 की जो जनता है, कहा जाता है कि ये बड़े जागरूक और शिक्षित हैं। अब ऐसे में उनकी शिक्षा का स्तर जो है वो मापने का यही समय है, सही समय है। आखिर वो कौन से उम्मीदवार को चुनते हैं, किसे अपना प्रतिनिधि बनाते हैं और किसे अपनी नगर की सेवा करने के लिए चुनते हैं।